मैं बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन जिस दिन मैंने वो मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिवेट किया, उसी दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। उस पल से मुझे एक अजीब पावर मिल गई। हर हफ्ते एक नई आइडेंटिटी लेने की मैं कोई भी बन सकता था। कभी मैं किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन बन जाता, कभी मैं दुनिया का सबसे डेडली किलर बन जाता, कभी विजनरी बनकर फ्यूचर डिजाइन करता, और अगर किसी को टेस्टी खाना चाहिए तो मैं हंसते हुए तुरंत गॉड ऑन ऑफ कुकिंग बन जाता। मैंने एलियन रिबेल का रोल भी प्ले किया, जिसके कंधों पर पूरी सिविलाइजेशंस को यूनाइट करने का मिशन था। हाँ, मानता हूं, हर हफ्ते आइडेंटिटी बदलना थोड़ा इरिटेटिंग था, लेकिन सच कहूं तो कौन ऐसी लाइफ नहीं चाहेगा। ओशन क्रॉस करना, पूरी दुनिया ट्रैवल करना, यूनिवर्स कंट्रोल करना और शायद एक दिन किंग भी बनना। ज्यादातर लोग ये सब हैंडल ही नहीं कर पाते, लेकिन मैं तैयार था। फिलहाल मुझे वापस रियल लाइफ में लौटना पड़ा। बस कॉलेज का एक और नॉर्मल डे, कम से कम तब तक जब तक क्लास में फाइट शुरू नहीं हुई। एक लड़का मुझ पर हंसते हुए बोला, तू तो बस गली का लड़का है। फिर एरिक क्लास का बुली मेरे सामने आया। वो बोला, मैं रोज जितना खर्च करता हूं उतना तू पूरे साल में भी नहीं कमा सकता। उसने पैसों की गड्डी मेरी तरफ फेंकी और बोला, लूसी से दूर रहना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके दोस्त जोर जोर से चीयर करने लगे। पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ा रही थी। कोई मुझे ट्रैश कह रहा था, कोई गरीब। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की के लिए कैसे खड़ा हो सकता हूं। आखिर एरिक का अंकल वाइस रेक्टर था। सब मेरे अगेंस्ट थे। मैं चुपचाप खड़ा रहा, पर अंदर से मेरी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी क्लासरूम का डोर खुला। अंदर आए मिस्टर ली, इंटरनेशनल कंपनी के एक बड़े एम्प्लॉई। सब उनकी तरफ देखने लगे। कल ही टीचर ने उनकी कंपनी में हुई इंसिडेंट का जिक्र किया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हमारी क्लास में क्यों आए। और फिर सीन पूरी तरह पलट गया। मिस्टर ली और उनके लोग मेरे सामने झुक गए। हाँ, उसी लड़के के सामने जिस पर अभी अभी पूरी क्लास हंस रही थी। पूरी क्लास शॉक में थी। टीचर घबराते हुए बोले, जरूर कोई मिस्टेक है, ये तो बस छोटे शहर का गरीब स्टूडेंट है। लेकिन मिस्टर ली ने उन्हें रोक दिया और गुस्से में कहा, शट अप, ये चिंग कॉर्पोरेशन का नया सीईओ है। एरिक का चेहरा सफेद पड़ गया, जिसने मुझे अभी बेगर कहा था। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता हूं। और उसी पल मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने एरिक को एक जोरदार पंच मारा और गुस्से में कहा, हंस कभी सुअर का दोस्त नहीं बन सकता। फिर मैं सीधा लूसी के पास गया, स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। मैंने उसे अपनी बाहों में खींचा और किस कर लिया। वो वहीं फ्रीज हो गई, समझ ही नहीं पा रही थी कि रिएक्ट कैसे करे। मैंने मिस्टर ली की तरफ देखा और कामली बोला, चलने का टाइम हो गया। हम दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकल गए। लूसी वहीं खड़ी थी, थोड़ी एम्बैरेस्ड, लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ एरिक रो पड़ा। वो ये सच बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि उसने सब कुछ हार दिया। पूरी क्लास शॉक में थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एक पुअर स्टूडेंट से अचानक इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ कैसे बन गया। आखिर बस 20 मिनट पहले तक मैं पूरी तरह ब्रोक था। उस सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था कि चिंग कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर सोचा, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है। तभी लूसी क्लास प्रेसिडेंट गुस्से में न्यूज़पेपर मेरी तरफ फेंक देती है। मेरा दोस्त जॉर्ज पास आकर धीरे से कहता, देख भाई, पूरी क्लास फोन में लगी है, लेकिन उसे सिर्फ तू ही दिख रहा है। मैंने हंसते हुए बात टाल दी और कहा, लूसी बचपन से मुझ में इंटरेस्टेड है, फर्स्ट ग्रेड से ही, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। जॉर्ज ने सिर हिलाया और बोला, लोग तेरी जगह मर मिटेंगे और तू है कि अप्रिशिएट ही नहीं करता। सच ये था कि मैं लूसी को डेट करने की सोच भी नहीं सकता था। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक भारी आवाज गूंजी। सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। उसने कहा, तुम हर हफ्ते एक नई आइडेंटिटी ले सकते हो और हर टास्क पूरा करने पर तुम्हें एक रैंडम स्किल मिलेगा जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और ऐसे ही मैं चिंग इंटरनेशनल का चेयरमैन बन गया। पहली नजर में यह सब पागलपन सा लग रहा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मैं बाहर से अब भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, लेकिन अंदर मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा था। चिंग कंपनी के प्रेसिडेंट की मौत के बाद मैं उसका सोल सीईओ बन चुका था और आज मैं ऑफिशियली उस रोल में कदम रख रहा था। इसके साथ मुझे नई क्वालिटीज भी मिली, बिजनेस एक्यूमेन, लीडरशिप और एक काम टेम्परमेंट जो मुझे हर सिचुएशन में स्टडी रखता था। मेरे सामने पहला टास्क साफ था, प्रेसिडेंट की मौत की सच्चाई ढूंढना और उसके डेप्यूटी को सीधा फेस करना। अचानक टीचर की आवाज ने मुझे ख्यालों से बाहर खींच लिया। क्लास खत्म हो चुकी थी। मैं चौंक गया, लगा जैसे यह सब कोई ड्रीम था। तभी लूसी गुस्से में मेरे पास आ गई।
उसने डिमांड किया कि मैं उसे क्यों बार बार इग्नोर करता हूं। मैं जाने लगा, लेकिन एरिक ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने याद दिलाया कि वो पहले ही वार्निंग दे चुका है कि मैं लूसी से दूर रहूं, और फिर वहीं फाइट शुरू हो गई। इसी पल मुझे सच समझ आया, सिस्टम ने सच में मुझे नई आइडेंटिटी दी थी, और बाकी सबकी मेमोरीज भी उसी हिसाब से बदल गई थीं। उधर कंपनी में उपाध्यक्ष का सहायक रिपोर्ट दे रहा था कि मिस्टर ली मेरी स्कूल से लौट चुके हैं। उसने ये भी जोड़ा कि उनके लोग थोड़े लेट हो गए थे। वाइस चेयरमैन ने इसे हल्के में लिया और बोला, वो तो बस एक बच्चा है जिसे कुछ पता ही नहीं। मिस्टर ली ने मुझे बताया, चांड डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो कभी टॉप सीट पर नहीं बैठ सकता। लेट मिस्टर सैमुअल ने अपनी विल में सारे शेयर सिर्फ तुम्हें जोड़े हैं, इसका मतलब पूरी कंपनी अब तुम्हारी है। तभी मुझे समझ आया चांद मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, तुम्हारे पास 1 महीना है सैमुअल की मौत की सच्चाई पता करने के लिए। मेरा शक तुरंत चांद पर गया। मिस्टर ली ने मुझे वार्न किया, चैन बहुत रूथलेस है, उसने अनगिनत दुश्मन बनाए हैं, यहां तक कि हाईएस्ट रैंक्स में भी, लेकिन वो सब रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। सावधान रहना, क्योंकि आखिरकार टीएम अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हो। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था। मैं चांद से फेस टू फेस मिलना चाहता था, तो मैंने अपना पहला ऑर्डर दिया। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सारे मेंबर्स मेन एंट्रेंस पे पहुंचे, और मैं तो मिल्क टी लेने निकल गया। ट्रस्टीज पहले से बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, और साफ दिख रहा था कि वो खुश नहीं थे। कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, जवाब मांग रहे थे। तभी एक आदमी ने सबको शांत कराया। उसने याद दिलाया कि ये ऑर्डर सीधे कंपनी के नए सीईओ का है, लेकिन उनकी शक शंकाएं खुलकर सामने आ गईं। किसी ने बोला, नए प्रेसिडेंट में कोई नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई ऐसा लड़का ये पोजीशन कैसे ले सकता है उनके लिए तो बस चान ही इस सीट का असली हकदार था। कुछ यंग एम्प्लॉयज ने चान का साथ दिया, लेकिन सीनियर स्टाफ पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सबको याद दिलाया कि प्रेसिडेंट सैमुअल की मौत अभी हाल ही में हुई है, और उनकी विल में साफ लिखा है, कंपनी का उत्तराधिकारी मैं हूं, उस डिसीजन का सम्मान करना ही पड़ेगा। चान ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि पावर मिलते ही वो पुराना स्टाफ कैसे हटाएगा। तभी मैंने एंट्री मारी। शार्प टक्सीडो पहना हुआ था, हाथ में एक ग्लास मिल्क टी। चान ने फेक स्माइल डाली, मेरा स्वागत किया और बोला, मैं तुम्हारा डिप्टी हूं। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, बोला, मुझे तुम्हारे बारे में ऑलरेडी सब पता है। तभी एक कर्मचारी ने मेरे हाथ में ड्रिंक देखा। वो हंसते हुए बोला, कॉलेज लौट जाओ, गेम्स खेलने का शौक पूरा करो, बिजनेस तो वॉर है और तुम्हारी इसमें कोई जगह नहीं। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, सीधा उसकी तरफ देखा और बोला, ये चांद के पीछे कौन सा डॉग भौंक रहा है। वो आदमी अपने सबॉर्डिनेट का बचाव करने लगा, लेकिन मैंने उसे बीच में ही काट दिया। सीधा आगे बढ़ा और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा, लोग सोचते हैं मैं थप्पड़ इसलिए मारता हूं क्योंकि गुस्सा आता है। सच यह है, मैं थप्पड़ इसलिए मारता हूं ताकि उन्हें याद रहे कि मेरी दुनिया में बोलने का हक सिर्फ उसी को है जिसे मैं इजाजत दूं। उसके बाद मैंने पहला ऑर्डर दिया, 5 मिनट में सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचो। चांद गुस्से से जल रहा था। यह वही टिमिड स्टूडेंट नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। मैं उसके गेम में खेलने वाला नहीं था, इसीलिए उसने सोचा जैसे ये बदतमीजी दिखा रहा है, मैं भी वैसा ही करूंगा। एंट्रेंस पर मेरी नई सेक्रेटरी सू ली ने मेरा स्वागत किया। मिस्टर ली ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह ट्रस्टवर्दी है और मैं उस पर हर काम के लिए भरोसा कर सकता हूं। और मेरा पहला ऑर्डर सिंपल था, कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे लिए 3 कप चाय रेडी करना। सू ली थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि मुझे एक साथ 3 कप्स क्यों चाहिए। 5 मिनट बाद हर काउंसिल मेंबर कॉन्फ्रेंस रूम में अपनी सीट पर बैठ चुका था। मैंने खुद का इंट्रो दिया और अनाउंस करने ही वाला था कि आज से मैं इस कंपनी का नया प्रेसिडेंट हूं। तभी एक मैनेजर बीच में बोल पड़ा, इनहेरिटेंस का टॉपिक छेड़ने लगा। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, गरम चाय का कप उठाया और सीधा उस पर फेंक दिया। फिर ठंडे अंदाज में कहा, चुप रहो तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया नहीं कि बीच में बोलना बदतमीजी होती है। पूरा हॉल खामोश हो गया। मैंने आगे कहा, आज से मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूं, जिसे भी प्रॉब्लम है वो अभी बोल सकता है। मैं सुनने के लिए रेडी हूं। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। डर ने सबको चुप करा दिया। मैंने देखा मिस्टर ली की आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसे तसल्ली हुई कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ने सही चॉइस की थी, क्योंकि मैं यंग जरूर था, लेकिन कंपनी लीड करने का करिश्मा मुझ में था। तभी चांद बोला, पहले तो उसने मेरी तारीफ की, तुम यंग हो लेकिन ऑलरेडी बहुत प्रॉमिस दिखा रहे हो। तुम्हारी लीडरशिप में कंपनी जरूर सक्सेस पाएगी। लेकिन फिर उसका टोन बदल गया। उसने कहा, यह कंपनी लाखों एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करती है, सिर्फ वर्ड्स से उन्हें कन्विंस नहीं किया जा सकता। अगर सबको तुम्हें एक्सेप्ट करवाना है
तो तुम्हें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो सबके सामने अनडिनाइबल हो। फिर उसने मुझे चैलेंज दिया जयशान कॉरपोरेशन के साथ एक मेजर डील सिक्योर करने का। मिस्टर ली तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, इम्पॉसिबल। जयशान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, चान। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम इसे नेगोशिएट करने भेजना चाहते हो? चान का जवाब। उसने गुस्से में पानी का गिलास मिस्टर ली की तरफ फेंक दिया। मैंने उसे हवा में पकड़ लिया। चेहरे पर हल्की हंसी और आंखों में ठंडी चमक के साथ मैं खड़ा हुआ और बोला, इस प्रोजेक्ट को मैं खुद हैंडल करूंगा। चान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रेव हो तुम, लेकिन एक मंथ काफी होगा। मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक हफ्ता चाहिए। फिर मैंने मीटिंग वहीं खत्म कर दी। फिर मैंने ली को चलने को कहा। मिस्टर ली ने रोकने की कोशिश की। सर, सिर्फ एक हफ्ते में इतना बड़ा काम? लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बाहर निकल गया। पीछे से चांद की असली औकात सुनाई दे रही थी। वो ली का मजाक उड़ाते हुए बोला, थैंक्स, तुम इस इडियट को यहां लाए। अब इसे सामने देख भी लिया। उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगे, यहां तक कि ली के कुछ असिस्टेंट्स तक डाउट करने लगे। प्रेसिडेंट सैमुअल ने इसे क्यों चुना होगा? कहीं देर ना हो जाए, कंपनी छोड़ देनी चाहिए। हॉल खाली हो गया तो मैं सीधा ली की तरफ मुड़ा। मेरी आवाज ठंडी थी। मुझे डिटेल में बताओ, प्रेसिडेंट सैमुअल की मौत कैसे हुई? ली ने झिझकते हुए कहा, सर, कार एक्सीडेंट था। पुलिस ने ऑफिशियली यही वर्डिक्ट दिया है। लेकिन मैं काल्म होकर बोला, अगर यह सिर्फ एक्सीडेंट होता तो सिस्टम मुझे इन्वेस्टिगेशन का टास्क क्यों देता? ली ने आगे समझाया, आज सुबह जब वो कंपनी आ रहे थे, उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। एक्सीडेंट इंटरसेक्शन पर हुआ। ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट का था और ड्राइवर रोजम उसी रास्ते से गुजरता था। पुलिस का कंक्लूजन यही है कि यह इंटेंशनल नहीं था। मैंने सीधा पूछा, ड्राइवर अभी कहां है? ली बोला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, वो स्टेशन में डिटेन है। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले ऑर्डर दिया, तुरंत वहां जाओ और उस ड्राइवर पर नजर रखो। ली शौक में खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्यों शक कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसे सवाल करने का चांस ही नहीं दिया। वो चुपचाप ऑर्डर मानने चला गया। कुछ ही देर बाद मेरे सामने जेशियन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट की सारी फाइल्स आ गईं। नाम था एंथनी, और जैसे ही मैंने वो नाम पढ़ा, मेरे दिमाग में एक बिजली सी गिरी। ये नाम कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत फेमिलियर था। डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते मेरी नजर अचानक जम गई। फाइल्स के बीच एक फोटो थी लूसी की। हाँ, वही मेरी क्लासमेट लूसी। और सच ये था, लूसी जेशियन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट एंथनी की बेटी थी। शाम को लूसी अपने रूम में बाल सुखा रही थी। उसकी फ्रेंड्स मेरे बारे में गॉसिप कर रही थीं। उनके लिए मैं अचानक एक लूजर से सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। तभी मैंने लूसी को मैसेज भेजा, आई वॉन्ट टू सी यू। उसके चेहरे पर इंस्टेंटली स्माइल फैल गई। वो जल्दी से तैयार हुई और अपनी फ्रेंड्स से बोली, मैं अभी आती हूं। बाहर निकलते ही उसकी नजरें मुझे ढूंढने लगीं। चारों तरफ ईगर नजरों से देख रही थी और मैं चुपचाप उसके पीछे पहुंचा। उसे हल्के से हग करते हुए फुसफुसाया, हे ब्यूटी। लूसी चौंक गई। पैनिक में आकर उसने मुझे सीधा जमीन पर पटक दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे पहचाना, वो घबरा गई और जल्दी से बोली, तुम ठीक तो हो ना? मैंने टीजिंग अंदाज में कहा, जब मैं पीछे से आकर हग करता हूं तो तुम मुझे पटक देती हो, लेकिन सामने से आकर किस करता हूं तो एकदम स्टिल खड़ी रहती हो। लूसी का चेहरा लाल पड़ गया। वो ब्लश करते हुए बोली, तुमने इतने साल मुझे इग्नोर क्यों किया और आज अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए सीरियस टोन में कहा, क्योंकि पहले मैं गरीब था। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता था जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन अब मैं वो लड़का नहीं रहा। अब मैं तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ देने को रेडी हूं। लूसी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कन्फेस किया, मैंने हमेशा सोचा तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। मैंने उसके आंसू सॉफ्टली पोंछे और पूछा, यह सच है तुम्हारे पापा वही जाइशन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं? उसने सिर हिलाकर हां कहा और याद दिलाया, मैंने तुम्हें 5 साल पहले ही बताया था। जब पापा ने कंपनी शुरू की थी। मैंने उसकी नजरों में देखते हुए कहा, लूसी, मैं इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारे पापा की मदद चाहिए। अचानक मेरा फोन बजा। खबर मिली कि ट्रक ड्राइवर मर चुका है। बोला गया उसने सुसाइड कर लिया। मैं शॉक में आ गया। यह तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने बस इतना कहा, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं, और कॉल काट दी। लूसी वहीं खड़ी थी। वो क्लियरली अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने उससे कहा, कल सुबह बात करूंगा, और भाग गया। लूसी की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट साफ थी। जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करते हुए मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था। तभी अचानक एक कार फुल स्पीड से मेरी तरफ आई।
बस 1 मीटर की दूरी रह गई थी। डेथ लिटरली सामने खड़ी थी। लेकिन तभी दूसरी कार ने आकर उसे जोर से हिट किया और उसकी दिशा बदल दी। वो गाड़ी जो मुझे मारना चाहती थी रात के अंधेरे में गायब हो गई। उस कार से ली बाहर आया। उसने पूछा, सर, आप ठीक तो है ना? मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसी पल समझ गया, यह एक्सीडेंट नहीं था, यह सीधा वार्निंग थी। दूसरी तरफ शैडोज में खड़ा स्कार्ड आदमी येन चान को रिपोर्ट दे रहा था। उसने कहा, सर, वो ड्राइवर उसे हिट नहीं कर पाया क्योंकि ली अचानक आ गया। चान ने कोल्ड हंसी हंसी और बोला, कोई बात नहीं, किल करना मकसद नहीं था, उसे बस डराना था। कोई इतना स्टूपिड नहीं कि बैक टू बैक 2 प्रेसिडेंट्स को मार दें। ऑफिस वापस पहुंचकर सब कुछ क्लियर हो गया। यह ड्राइवर के बारे में नहीं था, यह मुझे डराकर पीछे हटाने की चाल थी। ली गुस्से में बोला, सर, अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता तो आज आप जिंदा नहीं होते। मैंने उससे डिटेल मांगी। उसने कहा, ड्राइवर कई दिनों से पुलिस कस्टडी में था, लेकिन अचानक डिटेंशन सेंटर में डेड मिला। एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि मैं डैमेज पे नहीं कर सकता, इसलिए अपनी लाइफ खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा, यह पॉसिबल ही नहीं, कोई इंसान ऐसे ही अपनी जान नहीं देता। मैंने पूछा, उसके फैमिली कहां है? ली ने जवाब दिया, वो कई साल पहले डिवोर्स हो गया था और अकेला रह रहा था। मैंने ठंडे लहजे खाजे में कहा, दोबारा चेक करो, अगर इसमें हिटमैन का हाथ है तो किसी रिलेटिव को लेवरेज बनाया गया होगा। यही ट्रम्प कार्ड था जिसने उसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने पर मजबूर किया होगा। ली अपनी सीट से उठा और बोला, सर, मैं अभी सब कुछ पता करता हूं। इसी बीच नया दिन शुरू हो चुका था। सूरज तेजी से हाउसेस के ऊपर चमक रहा था। मिया यानी अंथोनी की वाइफ गुस्से में अंथोनी को डांट रही थी। बोली, तुम्हें तो बस खाना आता है और कुछ नहीं, तुम्हें अपनी बेटी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अंथोनी ने पूछा, क्या हुआ उसे? मिया ने जवाब दिया, लूसी रोज किसी लड़के के साथ घूमती रहती है। कल भी शेन पूरा इवनिंग उसका वेट करता रहा, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। तभी सेकंड फ्लोर से 2 लड़के नीचे उतरे। पहला लुई था जिसने मां से पूछा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? दूसरा शेन था जिसने पूछा, लूसी वापस आई क्या? मिया ने कहा, वो अभी आती होगी, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो। शेन ने ठंडी सांस लेकर बोला, अगर लूसी को सच में मैं पसंद ही नहीं हूं तो बेटर है मैं खुद ही यहां से चला जाऊं। लुईदो ने तुरंत उसे टोका और बोला, बॉस होकर तू किसी गरीब स्टूडेंट से कैसे हार सकता है? वो लड़का बस एक असेट है, अटेंशन देने लायक भी नहीं। इसी पल लूसी घर वापस आई और उसके साथ मैं भी था। पूरी फैमिली शॉक में खड़ी रह गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने काल्मली इंट्रोड्यूस किया, हेलो, मैं लूसी का नया बॉयफ्रेंड हूं। पहली बार उनके घर आया था और अपने साथ गिफ्ट में बस कुछ फ्रूट्स लाया था। लूसी का भाई लुई इस बात से बहुत नाराज हो गया। उसने फ्रूट्स मेरी तरफ फेंक दिए और बोला, गेट आउट, हमारे घर से निकल जाओ। मैंने लूसी के फादर की तरफ देखा और बोला, अंकल, आपकी फैमिली सच में बहुत अमेजिंग है, लेकिन आपका बेटा बहुत बैडली बिहेव कर रहा है। एंथनी तुरंत गुस्से में बोला, चुप रहो, तुम्हारी बिजनेस एबिलिटी मुझे पसंद है, लेकिन आज तुमने ये पागलपन क्यों किया? तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। बेटर होगा कि अभी निकल जाओ। मैं जवाब देने ही वाला था कि शेन ने बीच में रोक दिया। उसने कहा, मुझे भी 2 शब्द बोलने दो। शेन ने अपना इंट्रो दिया और बोला कि वो सनशाइन कंपनी का यंग लीडर है और फ्यूचर में उसका प्रेसिडेंट बनेगा। यह सुनकर मुझे एक अजीब सा डेजा व्यू फील हुआ। अचानक शेन ने अपना बैंक कार्ड निकाला। उसने कार्ड मेरे पैरों के पास फेंकते हुए कहा कि इसमें 1 मिलियन पड़े हैं, पैसे ले और यहां से निकल जा। मैं उसकी लेवल तक गिरना नहीं चाहता था, इसीलिए बस खामोशी से उसे देखता रहा। लूसी को समझ नहीं आया कि आज शेन इतनी जल्दी अपनी आइडेंटिटी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यूजुअली वो पैसों की परवाह नहीं करता और खुद को सनशाइन का हेड कहकर शो ऑफ भी नहीं करता। शेन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि वो बस कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना चाहता है ताकि वो ऐसी चीजों के सपने भी ना देखें जिनके वो लायक नहीं है। मैंने अचानक उसका बैंक कार्ड उठा लिया। शेन को लगा कि मैंने पैसे लेने का फैसला कर लिया है दरअसल, लेकिन उसी मोमेंट मैंने कार्ड उसकी जैकेट की जेब में डाल दिया और बोला कि अपने बाप की मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे जमीन पर मत फेंका कर। लूसी के मां बाप मेरे बिहेवियर से हैरान रह गए। शेन गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया कि यह तुम्हारा मामला नहीं है। आखिर मैं 30 अरब वैल्यू वाली कंपनी का यंग एग्जीक्यूटिव हूं। यह फैसला लूसी के पेरेंट्स करेंगे कि उनकी बेटी के लायक कौन है,
मैंने काम होकर जवाब दिया कि और मैं चिंग कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। पूरा हॉल शॉक में था। लूसी का पूरा फैमिली और शेन खुद भी। किसी ने सोचा नहीं था कि मैं कुछ निकलूंगा। मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि दिखने में मैं एकदम गरीब स्टूडेंट लगता था। शेन ने मुझ पर यकीन नहीं किया। वो गालियां देने लगा और मुझे लायर कहकर इंसल्ट करने लगा। उसी टाइम टीवी पर न्यूज फ्लैश हुई। एंकर ने बताया कि कल कंपनी के फॉर्मर प्रेसिडेंट की सडन डेथ के बाद सिर्फ 19 साल का लड़का सू अब नया प्रेसिडेंट बन चुका है। रिपोर्टर्स ने यह भी दिखाया कि मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू अभी 130 अरब है। लूसी के फादर एंथनी थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई प्रेसिडेंट हूं। मैंने शेन की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे खुशी होगी अगर फ्यूचर में हम कोऑपरेट करें। शेन का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से कहा कि उसे अर्जेंट काम है और अब उसे निकलना होगा। वो डोर स्लैम करके बाहर चला गया। किसी को अलविदा कहने का चांस तक नहीं मिला। लुई तुरंत मेरे गले लग गया और बोला कि उसे शुरू से ही लगा था मैं कोई आउटस्टैंडिंग इंसान हूं। माया ने मुझे टेबल पर बैठने के लिए इनवाइट किया और बोली कि वो खुद मेरे लिए खाना लाती है। मैंने बैठते ही एंथनी से कहा कि मैं असल में बिजनेस के लिए आया हूं। मेरी कंपनी चाहती है कि हम उसकी कॉरपोरेशन के साथ कोऑपरेट करें। एंथनी का जवाब कोल्ड था। उसने कहा कि उसकी जिंदगी में कभी भी चिंग कंपनी के साथ कोई कॉमन बिजनेस नहीं होगा और यह भी बोला कि मेरी कंपनी का प्रतिनिधि उसके घर आकर बिजनेस की बात करे, यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। ल्यूसी ने अपने फादर से पूछा कि वो मेरे साथ इतना रूड है, क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंथनी ने साफ कह दिया कि कोऑपरेशन का सवाल ही नहीं उठता। मैंने काम होकर कहा कि मैंने ऑलरेडी अपने लोग भेज दिए मिए हैं ताकि चिंग और जाइशान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ यह पता चल सके। मिया ने तुरंत अपने हस्बैंड से पूछा कि वो अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं करना चाहता। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली कि अगर पॉसिबल हो तो मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता लगाना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मेरे रिजल्ट्स के हिसाब से जब एंथनी और मिस्टर सैमुअल यंग थे तभी कुछ हुआ था। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही एंथनी गुस्से में खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला कि चुप रहो। वो जल्दी से अपनी सीट से उठा और मुझे खींचकर अपने साथ ले गया। फिर बोला कि वो मेरे साथ सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन चेहरे पर गुस्से के साथ वार्निंग दी कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र उसकी वाइफ के सामने करने की हिम्मत मैं कभी ना करूं। जल्दी ही चान को पता चला कि एंथनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इयन ने उसे बताया कि एंथनी 2 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है और चान बोला कि यह बिल्कुल इलॉजिकल है क्योंकि जाइशान हमारी कंपनी का बहुत समय से दुश्मन रहा है। फिर वो किसी लड़के की डिमांड्स कैसे मान सकता है। तभी उसके असिस्टेंट ने कहा कि शायद ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सू ने लूसी को डेटिंग करना शुरू कर दिया। चान गुस्से से भड़क गया और चिल्लाया कि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। असिस्टेंट ने जवाब दिया कि उसे भी अभी अभी पता चला है। फिर उसने पूछा कि क्या बॉस चाहता है कि वो इस मैटर को पूरा इन्वेस्टिगेट करे। चान ने ठंडे अंदाज में कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो बस एक बच्चा हूं। वो मेरे कारण पैनिक नहीं होने वाला और ऊपर से उसने पहले ही प्लान बना लिया है कि मुझे कैसे डील करना है। इसी वक्त सिस्टम ने मुझे रिमाइंड किया कि डेडलाइन तक सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मुझे टास्क जल्द से जल्द पूरा करना होगा। मैं थोड़ा शॉक में था क्योंकि ये साफ हो गया कि सैमुअल की मौत का सच पता लगाना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी समय ली भागता हुआ मेरे पास आया और बोला कि उसे कुछ अनबिलीवेबल मिला है। ट्रक ड्राइवर की एक बेटी है। 3 साल पहले वो विदेश पढ़ाई करने गई थी और तभी से वो आदमी कंस्ट्रक्शन साइट में ड्राइवर का काम करने लगा था। यही मुझे समझ आया कि ये बेचारा आदमी किसी जाल में फंस गया था, वरना एक ऑर्डिनरी ट्रक ड्राइवर अचानक अपनी बेटी को विदेश भेजने के लिए पैसे कहां से लाता। और फिर दिमाग में बिजली सी कड़की, असली किलर बहुत स्मार्ट था। उसने शायद 3 साल पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। ली मेरी बात से अग्री हुआ क्योंकि अभी तक हमें यह पता ही नहीं चल पाया था कि वो पैसे आए कहां से थे। और क्योंकि दुश्मन बहुत कनिंग और रूथलेस था, उसने मेरे लिए बॉडीगार्ड्स अरेंज कर दिए जो हर वक्त मेरे साथ रहेंगे। उसने कहा कि अब मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स इलीट और फॉर्मर मिलिट्री से थे, स्पेशल फोर्सेस के ट्रेंड लोग। मैं प्लेजेंटली शॉक था और मैंने ली का शुक्रिया किया इस फेवर के लिए। फिर मैंने सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने को कहा क्योंकि मुझे ली से एक सवाल और पूछना था। मैंने अपनी पॉकेट से एक फोटोग्राफ निकाली जिसमें कंपनी के सारे लीडर खड़े थे। मैंने ली से पूछा, ये टेल आदमी कौन है और पिछली मीटिंग में क्यों नहीं था। ली ने बताया कि उसका नाम यन है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर नहीं है लेकिन चान का बहुत करीब है।
कहा जाता है कि चान अपने ज्यादातर डर्टी काम उसी से करवाता है। ली ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कामली कहा कि मैं बस उसकी आइडेंटिटी जानना चाहता था। इसी दौरान सेक्रेटरी ने इयन को दीवार के पास खड़ा देखा। उसने पूछा कि जब वो उससे मिली तो उसने हेलो क्यों नहीं कहा। लड़की ने साफ कह दिया कि उसे कंपनी में उसका पीछा करना बंद करना चाहिए। इयन ने जवाब दिया कि उसके पास उसके लिए urgent काम है। उसने ये भी कहा कि उसने कंपनी के बाहर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसके कॉल्स उठाए ही नहीं। सेक्रेटरी ने साफ ऑब्जेक्ट किया। यह उसका काम नहीं है कि वो इयन की हेल्प करे। अचानक इयन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो ना होता तो वो कभी कंपनी के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी नहीं बन पाती। उसने वॉर्न किया कि अगर वो चाहे तो कल सुबह तक उसे यहां से बाहर निकलवा सकता है। फिर इयन ने उसे ध्यान से सुनने को कहा। अगर वो नहीं चाहती कि उसकी मौत हो तो उसे इयन की हेल्प करनी होगी। कुछ देर बाद मैं ऑफिस से बाहर निकला, बॉडीगार्ड से गुड बाय कहा और बता दिया कि आज के लिए वो फ्री हैं। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूं और मुझे किसी एक्स्ट्रा कंपनी की जरूरत नहीं है। वो लोग बड़े उत्साह से बोले कि वो मुझे घर तक छोड़कर आएंगे। तभी सेक्रेटरी ने मुझे रोका और पूछा कि क्या मैं उसे लिफ्ट दे सकता हूं। उसने बताया कि उसकी कार खराब हो गई है और अगर मैं नहीं ले जा पाऊं तो वो टैक्सी बुला लेगी। मैंने कहा जरूरत नहीं, मैं खुद छोड़ दूंगा। थोड़ी ही देर में गार्ड्स पीछे पीछे आते हुए मैं उसे उसके घर तक लेकर गया। न जाने क्यों मैं उसके घर के अंदर भी चला गया। पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्यों मान गया, लेकिन असल में वो बस मुझे एक ग्लास पानी पिलाकर थैंक्स कहना चाहती थी। गार्ड्स भी अंदर आना चाहते थे, मगर ग्रांट ने मजाक में रोक दिया। लगता है पानी पीने में पूरी रात लग जाएगी, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। घर के अंदर आते ही मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। जगह काफी बिखरी हुई थी। माहौल हल्का करने के लिए मैंने मजाक किया कि जब मैं हॉस्टल में रहता था तो हालत इससे भी बुरी होती थी। तभी मेरी नजर सोफा पर पड़े उसके ब्रा पर पड़ी। मैंने हंसते हुए कहा कि लगता है सारा एनर्जी काम में ही खर्च कर देती हो। वो झेंप गई, तुरंत उसे उठा लिया और बोली कि मेरी चीजों को मत छुओ। वो किचन में चली गई। मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ फोटोग्राफ्स देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आई, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि उसने उसमें कुछ मिला दिया था। उसने कहा पी लो, और मैं अब भी दीवार पर लगी पिक्चर्स देख रहा था। मैंने कैजुअली पूछा, तुम्हारी मॉम कहाँ है? उसने कहा कि उसकी मां अपने होमलैंड वापस चली गई हैं। जैसे ही मैं पानी पीने ही वाला था, मैंने उससे पूछ लिया, वैसे तुम इयन से रिलेटेड हो? तुम दोनों का सेम लास्ट नेम है। एक पल के लिए वो नर्वस हो गई, फिर जल्दी से बोली, नहीं, सिर्फ कोइंसिडेंस है। मैंने और कुछ नहीं पूछा, उसके वर्ड्स पर भरोसा कर लिया और बिना ज्यादा सोचे पानी पी लिया। मैं उठकर जाने ही वाला था, लेकिन दवा का असर अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि उसके पास एक सवाल है जिस पर वो मुझसे कंसल्ट करना चाहती है। मैंने पॉज लिया और मुस्कुराकर बोला, लगता है आज रात तुम मुझे जाने नहीं दोगी। फिर मैं वापस सोफा पर बैठ गया और पूछा, बताओ, किस बारे में बात करनी है? बाहर मेरे बॉडीगार्ड्स इंतजार कर रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें एक एसएमएस भेजा कि इस घर का इंटरनेट काट दो। ग्रांट ने फौरन रिएक्शन दिया और बाकी गार्ड्स को कहा कि सारे इनकमिंग केबल्स डिस्कनेक्ट करो और आसपास के टॉवर्स से सिग्नल ब्लॉक कर दो। उन्होंने सब तुरंत कैरी आउट कर दिया। मैंने फिर सेक्रेटरी की तरफ देखा और कामली पूछा, तो तुम मुझसे किस बारे में डिस्कस करना चाहती हो? लेकिन वो खामोश रही। बस इतना काफी था समझने के लिए कि उसने मुझे कुछ पिला दिया है। सवाल यह था, क्या उसे खुद भी पता है कि उसने मुझे क्या दिया? मैंने पूछा, तुम चाहती थी कि मुझे नींद आने लगे, राइट? उसके चेहरे के रिएक्शन से मुझे यकीन हो गया कि उसे लगा ये बस स्लीपिंग पिल है। किसी ने उसे ट्रिक किया था। असल में ये एक एफ्रोडीजियक था। अगर उसे सच में पता नहीं तो इसका मतलब असली दुश्मन कोई और है। वो मेरी तरफ देखकर हैरान थी। मेरा चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन मैं सो क्यों नहीं रहा? उसे शक होने लगा कि शायद उसने ज्यादा डोज दे दी है। अचानक मेरी नजर गई, सॉकेट में एक हल्की सी फ्लिकर, एक हिडन कैमरा चालू हो गया था। इयन और उसके लोग सब देख रहे थे। वो चाहते थे कि मैं उनके ट्रैप में फंसकर बुरा रिएक्ट करूं। मैं लड़खड़ाते हुए उस लड़की के पास पहुंचा। अंदर की हीट बेकाबू हो रही थी। वो घबराकर बोली, तुम्हें फीवर है, तुम्हें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।
लेकिन मैं उसके इतने पास आ चुका था कि खुद पर कंट्रोल खोने ही वाला था। मैंने फोन उठाया, लेकिन तभी रियलाइज हुआ कोई कनेक्शन नहीं था। सिग्नल गायब, इंटरनेट डेड, बाहर इंटरफेरेंस कट चुका था और कहीं इयन और उसके लैकीज गुस्से में तिलमिला रहे थे क्योंकि उनका फन वाला प्लान धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल रहा था।